साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे आमरीत को नाम नहाद जमहूरी दौर साबित करने के लिए पीर पगाड़ा की फरमाइश पर सिंध से मोहम्मद खान जुनेजो को अपना वज़ीर आज़म तो बना लिया, लेकिन जब उसूल परस्त और सादगी पसंद जुनेजो ने अपोजिशन से मामलात बेहतर करने और ज़िया के अहकामात बिला चूनो चरा मानने से इनकार किया तो 29 मई सन 1988 को इन्हें एक झटके से वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया। कहा जाता है कि जुनेजो की फरागत की फौरी वजह ज़ियाउल हक की जासूसी करवाना बनी। 4 साल तक जनरल ज़िया की काबीना में इत्तलात व नशरियात के वजीर रहने वाले राजा ज़फ़रुल हक का कहना है कि जनरल ज़ियाउल हक के गिर्द मौजूद करता धरता जर्नैलों की राय थी कि सिंध से वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद अगला वज़ीर आज़म सिंध से ही लाना होगा ताकि उसे कबूलियत की सनद मिल सके, और ऐसी ही राय पीर साहब पगाड़ा की भी थी। वो कहते हैं कि फिर मामला फहमी और दयानतदारी का जो दर्जा मोहम्मद खान जुनेजो को हासिल था वो किसी दूसरे में कम ही था। इलाही बख्श सोमरो भी उम्मीदवार थे, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक के बकौल फैसला साजों का इत्तफाक राय मोहम्मद खान जुनेजो पर ही था। ये तासुर भी आम है कि जनरल ज़ियाउल हक को एक नरम गुफ्तार सियासतदान की ज़रूरत थी जिसके अपने कोई अज़ाइम ना हो, इसलिए उनकी नज़र इंतखाब मोहम्मद खान जुनेजो पर पड़ी, वरना 21 मार्च सन 1985 की रात तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिंध के एक छोटे से गांव सिंदड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले सादा मिजाज ज़मींदार मोहम्मद खान जुनेजो अचानक मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वैसे भी पीर पगाड़ा ने इंतखाबात से कबल ये बात कह दी थी कि हम वज़ीर आज़म के लिए मोहम्मद खान जुनेजो उधार पर दे देंगे। वह सदर ज़ियाउल हक से साफ कह चुके थे कि वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ अगर सिंध से होगा तो वो सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो होगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि ज़ियाउल हक के जुनेजो से इख्तिलाफात इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले ही शुरू हो गए थे। सदर ज़ियाउल हक ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जब जुनेजो को वज़ीर आज़म नामज़द किया तो पहली मुलाकात में जुनेजो ने ज़ियाउल हक से सवाल किया कि मार्शल लॉ कब उठेगा। उनका कहना था कि जब वज़ीर आज़म होगा तो मार्शल लॉ तो नहीं चल सकता। लिहाजा इस मुलाकात के 12 मिनट बाद ही दोनों में इख्तिलाफ सामने आ गया था। रावी बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के चेहरे पर नागवार तासुरात थे। फिर जब जुनेजो ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लिया तो उन्होंने पुर्जे निकालना शुरू किए। उनके लिए हुए कई फैसलों से ज़ियाउल हक को इत्तफाक नहीं था और बाज़ मामलात पर उनका ख्याल था कि जुनेजो उनके दायरा कार में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। जनरल ज़िया बहरहाल एक आमिर था और वो नहीं चाहता था कि उसका नामज़द वज़ीर आज़म उसके सामने रेड लाइन क्रॉस करे, क्योंकि उस वज़ीर आज़म को तो लाया ही इसलिए गया था कि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नाफिज है। राजा ज़फ़रुल हक सदर जनरल ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान इख्तिलाफात और उनकी वजूहात की तफसील से खूब वाकिफ़ हैं। वह बताते हैं कि अप्रैल सन 1986 में बेनज़ीर भुट्टो की वापसी के बाद से मुल्क में सरगर्म अपोजिशन जमातों से वज़ीर आज़म जुनेजो के राब्तों को फ़ौजी क़यादत पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती थी। जब जिनेवा मुआहदे से कबल जुनेजो ने अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मशवरे के लिए तलब की तो जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें कहा कि वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करने के ख्वाहिशमंद हैं। जनरल ज़िया ने जुनेजो से कहा कि मैं जिनेवा मुज़ाकरात के हवाले से अपना मौक़िफ़ उन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मैं क्यों मुआहदे के हक़ में नहीं हूँ। दूसरी जानिब जनरल ज़ियाउल हक अफ़गानिस्तान में मुस्तहकम सियासी हुकूमत के क़याम से कबल जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत करने के हक़ में नहीं थे, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो ने साफ मना कर दिया और कहा कि आपको बुलाया तो इनमें कोई भी APC में शरीक नहीं होगा। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों ने जुनेजो को हर तरह से ताउन का यकीन दिलाया, जो जनरल ज़ियाउल हक के लिए बड़ा धचका था। बहरहाल जनरल ज़ियाउल हक के मना करने के बावजूद जिनेवा मुआहिदा किया गया। इस हवाले से जुनेजो ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कराई जिसमें बेनज़ीर भुट्टो भी शरीक हुई। ये कॉन्फ्रेंस एक रोज़ में ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये 2 रोज़ तक जारी रही। दूसरे रोज़ जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर क़ानून इकबाल अहमद ख़ान को फ़ोन किया और कहा कि ये ड्रामा कब तक चलेगा। फिर जनरल ज़िया ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत किए तो अवाम आपको दर्दनाक तरीके से मार डालेंगे। दरअसल ज़िया को जिनेवा मुआहदे के हवाले से जुनेजो की पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ था और वो कहते थे कि जुनेजो ने सारी अपोजिशन का मौक़िफ़ ले लिया है लेकिन मेरे मौक़िफ़ को अहमियत देने पर तैयार नहीं। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों को इकट्ठा करने का फ़ैसला किया और एक रोज़ वज़ीर आज़म जुनेजो को साथ लेकर आर्मी हाउस चला गया। इस मुलाकात में ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो से उनकी हुकूमत और पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आप काम नहीं करते, कोई कानून साजी नहीं हो रही, लोग मेरी गाड़ी रोक रोक कर इस पर मुक्के मारते हैं। इसके जवाब में जुनेजो ने कहा कि आप इतना तवील अरसा हुकूमत करते रहे हैं तो जो ज़रूरी काम थे वो आप कर जाते, मुझे तो पार्लियामेंट को साथ लेकर चलना है। लेकिन राजा ज़फ़रुल हक के मुताबिक जनरल ज़िया और जुनेजो के दरमियान जो मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया था वो ज़िया के घर की खुफिया निगरानी का था। ज़िया को ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की जानिब से बताया गया कि यह खुफिया निगरानी वज़ीर आज़म जुनेजो की हिदायत पर की जा रही है। आपके फ़ोन टेप किए जाते हैं और आमद रफ्त की वीडियो भी बनती है। ताहम जुनेजो कहते हैं
کہ نہ میرا فون ٹیپ کرنے سے کوئی تعلق تھا اور نہ ان کے گھر آنے جانے والوں کی ویڈیو بنانے کا کبھی میں نے کہا اور نہ ہی یہ میرے علم میں تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ کے تابوت میں آخری کیل اس وقت ٹھوکی گئی جب انہوں نے فوجی افسروں کی ترقیوں اور تقرریوں کی فائلیں ایوان وزیر اعظم میں روکنا شروع کر دی اور وہ بعض افسران کی فائلیں از خود طلب کرنے لگے تھے اور جو فائلیں بھجوائی جاتی تھیں ان کو روکنے لگ گئے تھے۔ ایک بڑا اختلاف جنرل مرزا اسلم بیگ کی بطور وائس چیف آف سٹاف کی تقرری کا بھی تھا۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ یہ تقرری ان کی مرضی سے ہونی چاہیے اور وہ اسلم بیگ کو اس منصب پر فائز نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جنیجو نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ اس طرح انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا، جس میں جنرل ضیاء کی مرضی شامل نہیں تھی۔ تب کہ ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع پر جنیجو کو سخت اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی مدت ملازمت بھی پوری ہو گئی ہے اور منصب کی مدت بھی، تو پھر یہ کیوں اس پر قائم ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات کے بعد بالآخر 29 مئی سن 1988 کا وہ دن آیا جب جنیجو جاپان کے دورے سے واپس آئے تو ایئرپورٹ لینڈنگ کے وقت جنرل ضیاء نے انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ یعنی ایک وزیر اعظم غیر ملکی دورے سے واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔